नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे सीजी सेट 2023 के हिंदी क्वेश्चन पेपर के ऊपर, जिसमें कि हमने संपूर्ण पेपर के उत्तरमाला के साथ ये पूरी प्रस्तुति दी है। हालांकि इसके पहले हमने इस प्रश्न पत्र को पार्ट वाइज आपके सामने प्रस्तुत किया था, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के आधार पर। लेकिन जो भी नए विद्यार्थी हैं, चाहे वो सीजी सेट के क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं या फिर आगामी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके दृष्टिकोण से ये पूरा महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने सभी पार्ट्स को एक जगह कलेक्ट किया, जिससे कि आपको इधर उधर भटकना न पड़े। एक जगह एक समय में एक बैठक में पूरे प्रश्न पत्र को देखेंगे। और अगर आप इस परीक्षा में ऑलरेडी बैठे होंगे तो अपने प्रश्न पत्र को इस उत्तरमाला के साथ मिलाएंगे और मिलाने के बाद नीचे कमेंट्स भी करेंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, जिससे कि हम एक अनुमानित कट ऑफ बता सकें कि हाँ, इतने क्वेश्चन अगर सही होते हैं तो आप सेफ जोन में हैं। बाकी इस पेपर का हमें यूजीसी नेट में किस तरीके से यूज करना है उसको भी आप देख पाएंगे, क्योंकि अक्सर मैं एक चीज बार बार आप सभी से कहता हूं कि पैटर्न चेंज होता है लेकिन प्रश्न चेंज नहीं होता है। यहाँ पर भी हमने देखा, जो सीजी सेट का पेपर था उसका लेवल था, मैं बहुत इजी तो नहीं कहूंगा और बहुत कठिन भी नहीं कहूंगा, ये बीच का क्वेश्चन पेपर था। और बड़ा अच्छा लगा कि जो भी पेपर सेट किया था वो पाठ्यक्रम को बढ़िया से देखा था और साथ में मूल टेक्स्ट को पढ़ा हुआ था। कई प्रश्न आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद यूजीसी नेट से भी बेहतर क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। ठीक है, तो प्रश्न आप देख रहे हैं उसी तरीके से पूछे जा रहे हैं, पाठ्यक्रम से ही पूछे जा रहे हैं, लेकिन बस पैटर्न में थोड़ा बहुत अंतर है। तो आप सीजी सेट के दृष्टिकोण से तो इसको देखिए ही, साथ में आगामी यूजीसी नेट के एग्जाम के दृष्टिकोण से भी देखिए। अगर मैं आप सभी को अनुमानित कट ऑफ बताऊं तो जिन भी विद्यार्थियों के सामान्य तौर पर जो जनरल कैटेगरी में है, जिनको कि हम यूआर कर सकते हैं, उनके अगर 100 प्रश्न में 75 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो वो एकदम से सेफ जोन में है। बाकी आप अलग अलग जो भी छत्तीसगढ़ के ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, वो मानकर चलें कि 65 से 75 के बीच में उनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कम से कम 65 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो वो भी सेफ जोन में है, वो क्वालिफाइड हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सेट की परीक्षा से, इस क्वेश्चन पेपर से बहुत संतुष्ट नहीं है तो आपके पास मौका है। यदि आप यूजीसी नेट एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो फिर सेट को पास करने की कोई जरूरत ही नहीं। तो इस प्रश्न पत्र को आप यूजीसी नेट के लिए भी उपयोग में जरूर लाइए, क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जिनके की स्तर काफी अच्छे रहे। तो आप कंसंट्रेट होके पूरा वीडियो लेक्चर देखेंगे, उत्तर को मिलाएंगे। और जो भी नए विद्यार्थी हैं, जो पहली बार इधर उधर से भटकते हुए इस चैनल पर आए हुए हैं, तो उनको विश्वास दिलाने में मुझे वक्त लगेगा, लेकिन मैं आपसे भी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने कीमती समय का उपयोग करते हुए इस वीडियो लेक्चर को जरूर देखिए और देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अपने जो भी नज़दीकी मित्र हैं उनको भी बताइए कि हाँ, एक फला चैनल है जहाँ पर सटीक बातें की जाती हैं और समझाने का प्रयास किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप ही लोगों के मोटिवेशन के थ्रू मुझे मोटिवेशन मिलता है और फिर मुझे काम करने का मन करता है, जिससे कि मैं लगातार कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, सिर्फ इसी दम पे कि आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। यहाँ पर किसी तरीके का न कोई कोर्स बेचा जाता है, न किसी तरीके से कोई डिस्काउंट करने की बात आती है, एकदम से फ्री मैटर है और आपको फ्री होकर पढ़ना है। तो कंसंट्रेट होके पूरा क्वेश्चन पेपर देखिए और देखिए कि आपको इसमें से कितने प्रश्न नए दिखाई पड़े और कितने प्रश्न आपके लिए पुराने थे। जो भी पुराने प्रश्न थे उनको नोट करने की जरूरत नहीं है, जो नए प्रश्न थे, नए ढंग के थे, उनको आप जरूर अपने नोटबुक पर नोट कर लीजिए, ताकि आगे जब आप एग्जाम हॉल में जाएं तो वो भी प्रश्न आपको पुराना लगे कि हाँ, हमने इसको कहीं पढ़ा हुआ था। तो कंसंट्रेट होकर देखिए। पहला प्रश्न पूछा गया है, संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में राजभाषा हिंदी का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन दिया गया 343 से 351, 245 से 251, 151 से 152, 352 से 363। तो राजभाषा हिंदी का प्रावधान किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन ए,
मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी विद्यार्थी इसका सही जवाब दिए होंगे। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है सुमेलित पर आधारित है। सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनिए। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 दिया गया है यहाँ पर, और इसमें समास पर आधारित सवाल है। तो तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व समासों का नाम है। उदाहरण दिए गए दाल भात, चरण कमल, जनक सुता, पंचनद। तो इनको हमें सुमेलित करना है। तो सबसे पहले हमें जो आता है उसको हम मिलान करते हैं। पंचनद द्विगु समास है। डी का यहाँ पर 2 ऑप्शन जो हो रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है। ए का 4 हो गया, ठीक। दाल भात मतलब दाल और भात, द्वंद्व समास हो गया। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि चरण कमल पूछा गया है, तो इसमें हो गया आपका कर्मधारय समास। और जनक सूता तत्पुरुष समास। तो जो यहाँ पर विकल्प बन रहा है, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का यहाँ पर 2 बन रहा है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पर नए ढंग का है, व्याकरण से रिलेटेड। पूछा गया कि निम्नांकित स्वरों को उनकी विशेषताओं से जोड़िए और सही विकल्प चुनिए। स्तंभ 1, स्तंभ 2। पहले यूजीसी नेट के एग्जाम में सूची 1 और सूची 2 हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शब्दों को चेंज किया गया। उ, आ, ऐ, ई स्वर दिए गए हैं, और यहाँ पर बताया गया कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत, संवृत। तो थोड़ा सा टेक्निकली ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। तो सबसे पहले हम मिलाते हैं कि विवृत कौन सा है, आ है, ठीक है। तो बी का 1 हम देखेंगे किसमें सही हो रहा है। बी का 1 आप देख रहे हैं कि ऑप्शन बी में सही हो रहा है। हमने देखा क्वेश्चन पेपर में, तो बस सावधानी से अगर एक भी आप सुमेलन कर ले रहे हैं तो आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। सीजी सेट ने बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नीचे कूट नहीं दिया है। एक मिल गया तो समझ जाए कि आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बी का 1 हो गया, फिर उ जो है इसका हो गया 4 समृद्ध, ठीक है। इसके बाद हम मिलान करें तो सी का हो गया 2 अर्धविवृत, और ई जो है वो है अर्ध समृद्ध है। तो इस तरीके से इसका जो कूट बन रहा है ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो रहा है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि गीता अच्छा गाती वाक्य में अच्छा किस कोटि का प्रकार्य निभा रहा है। विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा, निपात। तो गीता क्या कर रही है, अच्छा गा रही है। गाती जो यहाँ पर क्रिया दिया गया उसकी विशेषता यहाँ पर अच्छा बता रहा है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी हो गया, क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है। गाने या फिर गाना जो क्रिया है उसकी विशेषता यहाँ पर बताई गई है। अगला प्रश्न है पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास जिससे हुआ वह है। मागधी, शौरसेनी, ब्राह्मण, अर्धमागधी। तो पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। सही जवाब हो गया अर्धमागधी। ये तो छत्तीसगढ़ का था, तो यहाँ से सवाल आना पूरा तय था कि पूर्वी हिंदी जरूर पूछेगा, और आपको वे सभी बोलियां भी दिमाग में गूंजने लगी होंगी। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है थोड़ा सा नया यहाँ पर प्रश्न है, देख रहे हैं आप। पूछा गया कि बैंकों में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में कामकाज को आसान बनाने के लिए तैयार किया गया सॉफ्टवेयर है। बैंक साथी, बैंक भाषा, बैंक सखा, बैंक मित्र। तो आप देख रहे हैं कि साथी, सखा, भाषा इत्यादि दिया गया है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, बैंक मित्र। बैंक मित्र जो सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, इसके माध्यम से बैंकों में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में काम काज को आसान बनाने के लिए पहल की गई है। अगला प्रश्न है त्वरित में सुर की स्थिति होती है ऊपर नीचे, न नीचे न ऊपर, ऊपर एवं नीचे। त्वरित, त्वरित का मतलब ये होता है आरोह और रोह, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, ऊपर नीचे। अगला प्रश्न है मानक भाषा से तात्पर्य वर्ग विशेष की भाषा, परिनिष्ठित भाषा, लोक भाषा, साहित्यिक भाषा। मानक भाषा यानी कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज की यहाँ पर बात की गई है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, परिनिष्ठित भाषा। अगला प्रश्न है, यह भी नया प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी लिपि हिंदी का सॉफ्टवेयर नहीं है? यहाँ पर 4 लिपियों का नाम दिया गया है, इसमें से बताना हमें कि हिंदी सॉफ्टवेयर में नहीं है। ऑप्शन दिया गया है श्रीलिपि, सुलिपि, आकृति, श्रुत लिपि। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी है। श्रुत लिपि जो है वो हिंदी का सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी आप देखेंगे जितनी भी लिपियां हैं वो सॉफ्टवेयर के तौर पर मौजूद है। यहाँ पर आप देखेंगे कि श्रुत लेखन शब्द होता तो ये लिपि के अंतर्गत, ठीक है, श्रुत लिपि नहीं है, बल्कि जितनी भी लिपियां ऊपर हमने देखी है सभी हैं, लेकिन श्रुत लिपि इसके अंतर्गत नहीं है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, प्रथम प्राकृत के नाम से जानी जाने वाली भाषा है। प्रथम प्राकृत, संस्कृत, प्राकृत, पाली, अवहट्ट। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, पाली को हम प्रथम प्राकृत मानते हैं और द्वितीय प्राकृत के तौर पर है प्राकृत, ठीक है ना। आगे के लिए जरूर ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि रहीम ने नायिका भेद की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की है? प्राकृत पैंगलम, वृत्त रत्नाकर, रस मंजरी, रसिक प्रिया। तो नायिका भेद की रचना उन्होंने रस मंजरी के आधार पर किया हुआ है। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद के लेखकों में जिनका नाम नहीं है वे हैं। और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगर आप प्रवक्ता परीक्षाओं को भी देखेंगे या फिर यूजीसी नेट के एग्जाम में भी ये प्रश्न पहले आया करता था। मिश्र बंधु विनोद में कौन नहीं है? सही जवाब हो गया कृष्ण बिहारी, ऑप्शन डी। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी, ये सब किससे जुड़े हुए हैं? ये सब हैं मिश्र बंधु विनोद यानी मिश्र बंधुओं में शामिल है। अगला प्रश्न है, लोग हैं लाग कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत, किसकी उक्ति है? ठाकुर, बोधा, आलम, घनानंद, जितने भी रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं उनका नाम यहाँ पर दिया गया है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, घनानंद की ये उक्ति है। अगला प्रश्न जो जाना माना प्रश्न है, कई बार आप इसको देख चुके होंगे, बस परीक्षाओं में आराम से रंगने की जरूरत होती है। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ताराकांत बंदोपाध्याय, महात्मा गांधी। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन नहीं थे? यहाँ पर हमें बताना है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन नहीं थे। जितने भी नाम दिए गए उसमें आप देखेंगे ऑप्शन सी, गणेश शंकर विद्यार्थी का संबंध सरस्वती पत्रिका से नहीं था। बाकी जितने भी नाम है, तीनों नाम श्याम सुंदर दास शुरुआती दौर में ही थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती को सरस्वती बनाया और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी भी संपादकों में रहे। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। वही स्तंभ 1 और स्तंभ 2 पर आधारित है। चारण काल, बीजवपन काल, आदिकाल, सिद्ध सामंत काल इत्यादि नाम दिए गए। चारण काल तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि जॉर्ज गियर्सन ने कहा था। 1 का 2 हम देखते हैं कि किसमें, 2 राउंड में आपको जाना पड़ेगा। बीजवपन काल जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, बी का 3 हमें यहाँ पर देखना होगा। ए का 2 और बी का 3, यानी कि आप देख रहे हैं कि 1 राउंड और चलना पड़ेगा। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि यहाँ पर सी का 4 होना चाहिए। तो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर जो कूट बन रहा है आप देख रहे हैं, ए का 2 हो गया, फिर बी का 3 हो गया, फिर सी का 4 हो गया और डी का 1 हो गया, सिद्ध सामंत काल राहुल शाह कृत्यायन का। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित कवियों में कौन पुष्पमार्गी कवि नहीं? सूरदास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, हित हरिवंश नाम दिया गया है, नहीं हमें बताना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, हित हरिवंश। अगला प्रश्न है, सुमेलित पर ही आधारित है और एक ही पैटर्न पे सवाल पूछा गया है। एक तरफ रचनाएं हैं, दूसरी तरफ रचनाकार है। चंदायन, हंसावली, मृगावती, माधवानल, कामन, कला हमें बताना है। तो सबसे पहले हम मिला लेते हैं कि चांदायन किसका हो गया? मुल्ला दाऊद का, ए का 4। आप देख रहे हैं कि एक ही ऑप्शन में ए का 4 दिया गया है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है। लेकिन आगे के एग्जाम के दृष्टिकोण से हमें इसको ध्यान में रखना ही चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लगातार हमें कहीं कहीं भागीदारी करनी है। तो क्यों ना हम यहाँ पर सुमेलित कर लेते हैं कंप्लीट। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, ठीक। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? ऑप्शन दिया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर भगीरथ मिश्र, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो श्रृंगार काल किसने कहा? सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र।
हालांकि सुझाव कौन दिया था कि इसको श्रृंगार काल कहा जा सकता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सुझाव दिया था। अगर सुझाव की बात आएगी, हो सकता है कि आगे आपको ये प्रश्न एग्जाम में आ जाए। अगला प्रश्न है कि समांतर कहानी के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? ऑप्शन दिया गया अज्ञे, कमलेश्वर, जगदीश गुप्त, अमृत राय। तो जितने भी नाम इसमें दिए गए हैं, सबसे प्रमुख नाम जो है कमलेश्वर का है। बाकी तो ऐसे ही विकल्प दिए गए हैं, बल्कि यहाँ पर मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, महीप सिंह इत्यादि का नाम रहता तो एक क्वेश्चन और कठिन हो जाता। समांतर कहानी कमलेश्वर। अगला प्रश्न है सुमेलित पर आधारित है, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर सिद्धांत दिए गए और सिद्धांत आप देख रहे हैं कि रस सूत्र की व्याख्या के ऊपर आधारित है। अनुमितिवाद किसका है? भुक्तिवाद यहाँ पर होना चाहिए था। उत्पत्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद। इस क्वेश्चन को आप एक तरीके से क्लेम कर सकते हैं। इस पे मात्रात्मक त्रुटियां तो हैं, कुछ यहाँ पर नीचे मिलान करने में भी गड़बड़ी। जैसे मैं बात करूं उत्पत्तिवाद, तो भट्ट लोलट का सी का 2 होना चाहिए। किसी भी विकल्प में आप सी का 2 यहाँ पर नहीं देख रहे हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन पे आगे आप आपत्ति लगा सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। तो उत्पत्तिवाद भट्ट लोलट का हो गया। अनुमितिवाद जो है वो श्री शंकुक का हो गया। मतलब कि ए का 3 हो गया। ए का 3 यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन में। तो आप देख रहे हैं कि ये ऑप्शन, अगर यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर क्या मिस्टेक हुआ है, तो इसका मतलब है कि आयोग भी यहाँ पर गलती कर सकता है और प्रूफ रीडिंग की कमी की वजह से हुआ है। तो इसको हम मानवीय गलती के रूप में मान सकते हैं और ये एकदम से क्लेम करने लायक। आप देख रहे हैं भुक्तिवाद किसका हो गया? ये हो गया भट्ट नायक, जिन्होंने की साधारणीकरण सिद्धांत दिया हुआ था, आगे कभी भी प्रश्न के रूप में आ सकता है। अभिव्यक्तिवाद जो कि अभिनव गुप्त का। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होते होते भी गलत हो गया, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से। अगला प्रश्न है जो कि काफी महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर पूछा गया। को घटिये वृषभानुजा वे हलधर के वीर पद में कौन सी वक्रता है? सवाल पहले अलंकार से पूछा करता था यहाँ पर, लेकिन इस बार वक्रता पर आधारित सवाल पूछ लिया गया है। और देख रहे हैं कि वक्रोक्ति सिद्धांत से रिलेटेड है। आपके दिमाग में कौन सा अलंकार वो सब आ रहा होगा, हमने संकेत कर दिया है कौन सा अलंकार है, आप नोट कर लीजिए। को घटिये वृषभानुजा वे हलधर के वीर में इस पद में कौन सी वक्रता है, वो हमें बताना है। तो यहाँ पर सही जवाब, यहाँ पर देखिए सवाल पूछा गया पद परार्थ, पद पूर्वार्ध, वर्ण विन्यास, वाक्य वक्रता। तो सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन बी, पद पूर्वार्ध, जिसको कि 8 भागों में बांटा गया। उसी में से एक भाग है जिसको कि हम वृत्ति वक्रता कर सकते हैं, जो कि पद पूर्वार्ध का एक पार्ट है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रतीयमान शब्द का संबंध किस सिद्धांत से? ध्वनि, रस, अलंकार, रीति। प्रतीयमान का संबंध किससे है? ऑप्शन ए, ध्वनि सिद्धांत से। चित्र तुरंग न्याय की बात रस निष्पत्ति के संदर्भ में किसने कही? ऑप्शन दिया गया भट्ट लोलट, भट्ट नायक, श्री शंकुक, अभिनव गुप्त। तो चित्र तुरंग न्याय की बात किसने किया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, शंकुक ने किया है। और आपको ध्यान में रखना है कि रस निष्पत्ति को दर्शन पर भी रखा गया है, मीमांसा, न्याय। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है कि कौन मीमांसा पे, कौन न्याय पे, कौन सांख्य पे, कौन किस पे है। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है बहुत ही इजी सवाल। शब्दार्थो सहितो काव्यम किसका कथन है? दंडी भामा विश्वनाथ कुंतक। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है ध्वनि सिद्धांत का खंडन निम्नांकित में से किस आचार्य ने किया? आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, मम्मट, महिम भट्ट। तो ध्वनि सिद्धांत का खंडन किसने किया? सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, महिम भट्ट ने किया। काव्य प्रकाश किसकी रचना है? दंडी, वामन, रुद्रट, मम्मट। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रामदहिन मिश्र, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है निबंध में इस बात को उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक, आपको याद भी आ गया होगा। अगला प्रश्न है सुमेलित पर ही आधारित है। काव्य अलंकार, साहित्य दर्पण, काव्यानुशासन, ध्वन्यालोक सब किसकी रचना है? तो काव्य अलंकार भामह का, यानी ए का 2। आप देख रहे हैं कि ए का 2 दो जगह पे है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ का, बी का 4। तो आप देख रहे हैं कि बी का 4। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका क्या हो रहा है? सही हो रहा है, डी ऑप्शन। सी का हो गया आपका
3 हेमचंद और डी आनंदवर्धन। इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन डी हो रहा है। आगे बात करें, अगला जो प्रश्न है सुमेलित पर ही आधारित है, यानी सीजी सेट में सुमेलित पर आधारित कई सवाल हैं। यहाँ पर सिद्धांतों का नाम दिया गया, वक्रोक्ति सिद्धांत, रीति, औचित्य, ध्वनि सिद्धांत। तो सबसे पहले हम आनंदवर्धन ध्वनि सिद्धांत मिलाते हैं, 1 का 4। ठीक है, आप देख रहे हैं 2 जगह 1 का 4 है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हो गया आपका क्षेमेंद्र जो कि औचित्य का, डी का 3। ठीक, हम देखते हैं कि डी का 3 कहां पर है, डी का 3 दो जगहों पर है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं वामन, बी का 2, बी का 2 हो गया यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कि मम्मट का संबंध किससे है, ये यहाँ पर देखने लायक बात है। ठीक, तो जो यहाँ पर कूट बन रहा है 4 2, ठीक है 4 2, और इसके बाद एक यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मम्मट है ये वक्रोक्ति, जबकि आप जानते हैं कि इनका संबंध कुंतक से है वक्रोक्ति का। तो 30 नंबर क्वेश्चन को भी आप एक तरीके से क्लेम में डाल सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि किस दर्शन में यथार्थ, समग्रता और क्रमबद्धता को नकारा गया है? आधुनिकता, उत्तराधुनिकता, अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद। तो किसमें इन सभी चीजों को एकदम से नकार दिया गया है? सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, उत्तर आधुनिकतावाद। अगला प्रश्न है कि रामायण मेला के आयोजन की परिकल्पना किस विचारक की है? रामायण मेला का आयोजन करने का जो प्लान था या फिर परिकल्पना किसकी थी? ऑप्शन दिया गया जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, राम मनोहर लोहिया। अगला प्रश्न है सुमेलित पर यह आधारित है, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज, प्रार्थना समाज। तो हम सबसे मिलान करते हैं कि बी का 4 हो गया आर्य समाज, दयानंद सरस्वती। तो बी का 4 हम देखते हैं, बी का 4 हमें देखना है। सही जवाब हो रहा है ऑप्शन सी। ठीक है, ए का क्या हो गया आपका 3 हो गया, हम मिलान कर लेते हैं राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज। इसके बाद है बी का 4 हो गया सत्य शोधक समाज की बात यहाँ पर की गई जो कि ज्योतिबा फूले से, सी का 1 हो गया, और प्रार्थना समाज डी का 2 हो गया। तो ये कूट बन रहा है, सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न सुमेलित पर ही आधारित है, अपने अपने पिंजरे, जूठन, शिकंजे का दर्द, मात्रात्मक त्रुटियां लगातार जारी हैं, शिकंजे का दर्द, मुर्दहिया। तो कई ऐसी दलित आत्मकथाएं जिनको कि आप अच्छे से जानते हैं। जूठन हम यहाँ पर मिला लेते हैं सबसे पहले, बी का 4 हो गया, बी का 4 हम देखते हैं किसमें, सही जवाब हो रहा है ऑप्शन डी यहाँ पर हो रहा है, बी का 4 हो गया। इसके बाद आप देख रहे हैं कि मुर्दहिया, डी का 3, फिर शिकंजे का दर्द, सुशीला टागभोरे, सी का 1, अपने अपने पिंजरे, मोहनदास नेमिसरा। तो ए का 2 हो गया, बी का 4 हो गया, सी का 1 हो गया, यहाँ पर सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है यदि समाजवाद को 2 शब्दों में परिभाषित किया जाना है तो वे हैं समानता और समृद्धि। यह कथन किसका है? गांधी, मार्क्स, अंबेडकर, लोहिया। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, राम मनोहर लोहिया का यह कथन है कि समाजवाद को 2 शब्दों में परिभाषित करें तो समानता और समृद्धि 2 ही शब्द हैं। ठीक, आगे बात करते हैं, पूछा कि रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण के कितने चरण माने? 2, 6, 3, 4। रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण के 3 चरणों की बात की। एक तरीके से आप देखेंगे भक्ति काल, फिर इसके बाद भारतेंदु, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। किताब बे लिखा हुआ है इन्होंने, वो सभी चीजें आपको याद आ गई होंगी। अगला प्रश्न है कि मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित कौन सी कृति नहीं है? ऑप्शन दिया गया शेखर एक जीवनी, सुनीता, जहाज का पंछी, महाभोज। मनोविश्लेषणवाद से रिलेटेड नहीं है, हमें बताना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, ये दलित चेतना पर आधारित राजनीतिक उपन्यास है महाभोज। अगला प्रश्न है जो कि आप किसी न किसी प्रैक्टिस सेट में इस चैनल पर देखे होंगे, और बहुत पहले ही हमने बहुत जोर देकर यूजीसी नेट के प्रैक्टिस सेट में इसकी बात की हुई थी, और न सिर्फ बात की थी बल्कि कमेंट्री सेक्शन में भी और एक प्रैक्टिस सेट में भी इस प्रश्न को। क्या कारण है कि हुबहू ये प्रश्न यहाँ पर, विकल्पों में तो बदलाव हो सकता है लेकिन हुबहू पूछा गया। भारतेंदु हिंदी की जातीय परंपरा के संस्थापक हैं, कथन किसका है? जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा, बालकृष्ण भट्ट नाम दिया गया। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी,
ठीक है, और मैंने आप सभी को एक क्लू भी दिया था, सूत्र भी बताया था कि जातीय शब्द का प्रयोग यहाँ पर नेशन के अर्थ में हुआ है, राष्ट्र के अर्थ में। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन द्विवेदी युग के रचनाकार नहीं है? द्विवेदी युग के रचनाकार कौन नहीं है, उन्हें हमें बताना है। मैथिली शरण गुप्त, सनही, हरिऔध सभी लोग हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का संबंध किससे है? राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा से संबंधित है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, समता, स्वतंत्रता और बंधुता का संबंध किस दर्शन के आधार बिंदु से है? गांधी, लोहिया, अंबेडकर, मार्क्सवादी। तो समता, स्वतंत्रता और बंधुता की बात किसने किया है? ऑप्शन सी, अंबेडकर दर्शन में यानी भीमराव अंबेडकर ने किया हुआ है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के अध्यायों का विभाजन हुआ प्रकरण में, समय में, सर्ग में, कांड में। तो न जाने हमने कितनी बार हिंदी में जो प्रमुख महाकाव्य हैं वो किसमें किसमें विभाजित है, मैंने बताया है, और एक वीडियो भी आपको मिल जाएगा इस पे। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, समय में। और कितने समय में है ये भी आपके दिमाग में आ गया होगा। गीत फरोश कविता में फरोश शब्द का क्या अभिप्राय है? जब मैंने गीत फरोश कविता भवानी प्रसाद मिश्र की यूजीसी नेट के दौरान पढ़ाई थी तो पहले ही हमने फरोश शब्द को आप सभी को बताया हुआ था। जो विद्यार्थी यूनिट 5 विश्वास करके देखे होंगे वो इसका सही जवाब बता देंगे। रचनाकार, विक्रेता, शिल्पकार, गायक। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, विक्रेता। अगला प्रश्न है जो कि नया हो सकता है, कामायनी का कर्म है भाववृत्ति, कर्म वृत्ति तथा ज्ञान वृत्ति के सामंजस्य द्वारा समरसता और उसके फल स्वरूप आनंद की सिद्धि। यह कथन कौन से लेखक का है? यहाँ पर पूछा जा रहा है किस आलोचक का है ये कथन। ऑप्शन दिया गया नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, नंदलाल वाजपेयी या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो शुक्ल जी का नाम है तो इसका मतलब नहीं है कि आंख बंद करके आप बता देंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर नगेंद्र ने इस कथन को कहा है। ठीक है, कामायनी का मूल्यांकन करते हुए उन्होंने ये बात कही हुई है। अगला प्रश्न है, करुणा बहुल होने के कारण बुद्ध संबंधी साहित्य भी मुझे बहुत प्रिय रहा है, किस छायावादी रचनाकार का आत्मकथन है? जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। जब भी इन छायावादी कवियों में बुद्ध की बात आए तो सही जवाब आपके दिमाग में महादेवी वर्मा आना चाहिए। इनकी कविताओं में बौद्ध दर्शन की बात की गई है। आप देखेंगे कि हर इसमें जितने भी कवि वो किसी न किसी दर्शन से प्रभावित हैं। जैसे कि जयशंकर प्रसाद प्रतभिज्ञा दर्शन करके उससे प्रभावित हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक तरीके से माना जाता है कि मार्क्सवादी हैं। पंत पे अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा, ये सब चीजें आपने पढ़ी होंगी। महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन। अगला प्रश्न है, एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है, आत्मकथन किस कवि का है? मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र, धूमिल, नागार्जुन। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, धूमिल द्वारा ये कथन प्रयुक्त हुआ है या फिर उनका आत्मकथन है। एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। अगला प्रश्न है, नैना अंतरि आऊं तू ज्यों हो नैन झपेऊ, ना हो देखो और को ना तुझ देखन देव। पद किस कवि का है? कबीर, रैदास, घनानंद, रहीम। सही जवाब है ऑप्शन ए, कबीर दास का। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास में राधा कृष्ण को किस रूप में चित्रित किया गया है? लोक सेवक, वनवासी, राजा रानी, सन्यासी। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, लोक सेवक के रूप में। अगला प्रश्न है, निम्नांकित अष्टछाप के कवियों में से किस कवि ने भ्रमर गीत प्रसंग पर काव्य नहीं रचा? चतुर्भुज दास, परमानंद दास, कुंभन दास, सूरदास। भ्रमर गीत पर किसने काम नहीं किया ये हमें बताना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, कुंभन दास। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कविता नागार्जुन की नहीं है? कालिदास, खुरदरे पैर, भूल गलती, मनुष्य। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी जो कि मुक्तिबोध का है। और ये पूरा देख रहे हैं आप, सिलेबस से ही उठा लिया गया। अगर आपने यूजीसी नेट या फिर सीजी सेट का सिलेबस देखा होगा तो तुरंत आप बता देंगे, या फिर इस चैनल पर उपलब्ध यूनिट 5 हिंदी कविता भी आपने देखा होगा तो इसका जवाब आप आराम से बता देंगे। अगला प्रश्न है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही स्यो बधिये आगे कौन हवाल में किस राजा के संदर्भ में ये दोहा या पद रचा गया है? ऑप्शन दिया गया छत्रसाल, जय सिंह, मान सिंह, विक्रम शाही। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, जय सिंह को ध्यान में रखते हुए बिहारी का ये दोहा है। और मैं आप सभी के लिए होमवर्क यहाँ पर देकर छोड़ता हूं, किसमें कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 51, पार्वती और मिश्रानी
किस उपन्यास के पात्र हैं? ऑप्शन दिया गया है मैला आंचल, राग दरबारी, देवरानी जेठानी की कहानी, दिव्या। तो इसका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के पात्र के तौर पर है पार्वती और मिश्रानी। अगला प्रश्न है, डेरा जट्टा गांव में बसे हिंदू मुस्लिम और सिख समुदाय के जिंदगी पर आधारित कृष्णा सोबती का एक उपन्यास है। मित्रों मरजानी, जिंदगी नामा, समय सरगम या फिर चारों के चार। यहाँ पर सवाल जो पूछा गया है डेरा जट्टा गांव के बारे में, जिसमें कि हिंदू मुस्लिम और सिख तीन समुदायों की बात की गई। हिंदू मुस्लिम और सिख तीनों की जिंदगी पर आधारित कृष्णा सोबती का कौन सा उपन्यास है? सही जवाब है ऑप्शन बी, जिंदगी नामा। अगला प्रश्न है, नरकुंड में वास यह किस उपन्यास का दूसरा खंड है? नरकुंड में वास उपन्यास का पहला खंड क्या रहा है, उसी पर सवाल है यहाँ पर। ऑप्शन दिया गया है धरती धन्य अपना, राग दरबारी, मुर्दहिया, मानस का हंस। सही जवाब है ऑप्शन ए, धरती धन्य अपना जो उपन्यास है दूसरा खंड उसका क्या है? नरकुंड में वास। ठीक है, आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि इस उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, कब इसका प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है, बहुत पढ़ने लिखने से आदमी की बुद्धि कुछ ऐसी निर्बल हो जाती है कि बड़े बड़े फिलासफर छोटी बातों में चक्कर खाने लगते हैं। उपयुक्त पद किस उपन्यास से लिया गया है? ऑप्शन दिया गया है शेखर एक जीवनी, परीक्षा गुरु, कर्म भूमि, गोदान। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट कथन जो कि आगे की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आप भी अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर चुके होंगे कि आखिरकार इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, परीक्षा गुरु उपन्यास से यह कथन लिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, सतगुरु सेवा सत्य करी, माने सत्य विचार, सेवक चेला सत्य सो, जो गुरु वचन निहार। उपयुक्त पद किस उपन्यास से ली गई? यानी कि जो भी पद है किस उपन्यास से लिया गया है हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है गोदान, झूठा सच, मैला आंचल, राग दरबारी। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, मैला आंचल उपन्यास से इस पद को लिया गया है। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं कि बदलते हुए पैटर्न के आधार पर उपन्यासों में आए हुए पदों और पंक्तियों को भी, खासतौर से जो काव्य पंक्तियां हैं उनको आधार बनाते हुए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, तमस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला? ऑप्शन दिया गया 1975, 1970, 1977, 1973। तमस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? सही जवाब है ऑप्शन ए, सन 1975 ईस्वी में। हालांकि तमस उपन्यास लिखा गया था 1973 में, लेकिन इसको पुरस्कार मिला 1975 ईस्वी में। किसका उपन्यास है, इसकी विषय वस्तु क्या है, ये सभी चीजें आपके मन मस्तिष्क में आनी चाहिए। अगला प्रश्न है जो कि सुमेलित पर आधारित है। निम्नांकित उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। उपन्यास है और पात्र है। राग दरबारी, मैला आंचल, तमस, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है और पात्रों का नाम दिया गया है शनिचर, लीजा, निपुणिका, डॉक्टर प्रशांत। तो इस तरीके के प्रश्नों में जो भी विकल्प आपको या फिर यहाँ पर सुमेलन आपके दिमाग में आए उसको आपको मिला लेना है। मैला आंचल मैं मिला लेता हूँ कि बी का 4 हो जाएगा। राग दरबारी शनिचर इसका संबंध है, 1 हो गया। तमस लीजा, इसके बाद बाण भट्ट की आत्मकथा निपुणिका। तो जो यहाँ पर ऑप्शन बन रहा है 1 4 2 3, 1 4 2 3 हम यहाँ पर देखते हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, रेत समाधि उपन्यास किसकी रचना है? संजीव, रणेंद्र, मृदुला गर्ग, गीतांजलि श्री। रेत समाधि पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। मैं चाहूंगा कि होमवर्क के तौर पर आप उसको कमेंट करके बताएं कि रेत समाधि पर कौन सा पुरस्कार मिला था। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, गीतांजलि श्री। अगला प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास का केंद्रीय चरित्र बाण भट्ट का जन्म किस वंश में हुआ था? जब आप बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास को पढ़ेंगे तो पहले ही पेज पर, भूमिका के बाद पहले ही पेज पर बाण भट्ट का जन्म किस वंश में हुआ था उसकी चर्चा की गई। ऑप्शन दिया गया है वात्स्यायन वंश, गुलाम वंश, चोल वंश, पल्लव वंश।
तो बाणभट्ट किस वंश का था? सही जवाब है ऑप्शन ए वात्स्यायन वंश। ठीक है, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, वात्स्यायन अज्ञेय जो थे वो भी बाणभट्ट के ही वंश से उनका रिलेशन था। तो यहाँ पर आगे की परीक्षा के लिए जरूर आप ध्यान में रखिए कि बाणभट्ट किस वंश से था? वात्स्यायन। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में कुल कितने प्रकरण हैं? गोदान उपन्यास पर हमने प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर अपलोड की है। जिन्होंने भी देखा होगा या फिर शॉर्ट नोट्स देखा होगा वो तुरंत इस प्रश्न का सही जवाब बता देगा। गोदान उपन्यास कुल कितने प्रकरण में है? ऑप्शन दिया गया 32, 42, 40, 36। हमने एक सूत्र भी दिया था कि इसका प्रकाशन हुआ 1936 में। इसमें कुल 36 प्रकरण। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आपको बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको गोदान उपन्यास के प्रकाशन वर्ष के आधार पर ही ध्यान में रखना है कि 36 में हुआ और इसमें 36 प्रकरण भी हैं। अगला प्रश्न है, और संयोग से आप देखेंगे कि ये जो प्रश्न पूछा गया है ये छत्तीसगढ़ के सेट में पूछा गया है, तो कहीं न कहीं 36 शब्द सभी में कॉमन है। अगला प्रश्न है कि दुलाई वाली कहानी में कहां से कहां तक की यात्रा की घटना को केंद्र में रखा गया है? ऑप्शन दिया गया है मिर्जापुर से इलाहाबाद, इलाहाबाद से गाजीपुर, काशी से इलाहाबाद, इलाहाबाद से काशी। तो दुलाई वाली जो कि कहानियों में पहली कहानी के दौड़ में है, इसकी लेखिका कौन है? सारी चीजें आपके दिमाग में आ रही हो। सही जवाब इसका ऑप्शन सी, काशी से इलाहाबाद का जिक्र किया गया है। दुलाई वाली कहानी में काशी से लेकर इलाहाबाद की घटना को केंद्र में रखा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, राही कहानी में राही किस जुर्म में जेल में बंद होती है? सोना चोरी करने के जुर्म में, अनाज चोरी करने के जुर्म में, दवा चोरी करने के जुर्म में, कलम चोरी करने के जुर्म में। तो अलग अलग जुर्मों का नाम यहाँ पर दिया गया है। हमें बताना कि आखिरकार वो सही ऑप्शन क्या है। सही जवाब है ऑप्शन बी, अनाज चोरी करने के जुर्म में उसको जेल में बंद कर दिया गया था। और कहानी में बताया गया है कि भूख की वजह से अनाज की चोरी करनी पड़ी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को उसके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ कहानियां दी गई, दूसरे तरफ प्रकाशन वर्ष है। मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, एक प्लेट सैलाब। तो देखने से लग रहा है कि किसी खास एक कहानीकार की संपूर्ण कहानी यहाँ पर दी गई है और उसी के आधार पर हमें प्रकाशन वर्ष बताना है। ठीक है, तो इसका जो आप देखेंगे, हम अगर सुमेलन करें इसका, तो मैं हार गई 1957 में ये कहानी प्रकाशित हुई। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है, तीन निगाहों की एक तस्वीर, सही जवाब है 1959 में। ठीक, यही सच है, यही सच है का प्रकाशन हुआ 1966 ईस्वी में, और एक प्लेट सैलाब 1968 ईस्वी में। इस तरीके से आप देख रहे हैं जो इसका कूट बन रहा है कि ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, जैनेन्द्र की कहानियों का प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम क्या है? जैनेन्द्र की कहानियां यहाँ पर दी गई हैं और सभी कहानियां महत्वपूर्ण हैं और आप कहीं न कहीं इनको जरूर पढ़े होंगे। वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, फांसी। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कहानी नीलम देश की राजकन्या, इसका शीर्षक बड़ा है और कई बार पूछ लिया जाता है कि ये किस विधा में है। तो इस प्रश्न के माध्यम से आप जान गए कि कहानी है किसकी है? जैनेन्द्र की है। लेकिन इसका क्रम जो है वो कौन सा सही है हमें बताना है। ठीक है, आप अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर चुके होंगे कि आखिरकार इसमें कौन सा क्रम सही है। सही जवाब है ऑप्शन डी, फांसी, वातायन, एक रात, नीलम देश की राजकन्या। फांसी का प्रकाशन हुआ 1929, वातायन का प्रकाशन हुआ 1931, एक रात कहानी का प्रकाशन हुआ 1935 और नीलम देश की राजकन्या आगे के लिए जरूर ध्यान में रखें 1938 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अपना अपना भाग्य कहानी के लेखक अपने मित्र के साथ कहां बैठा रहता है? अपना अपना भाग्य जो कि जैनेन्द्र की कहानी है, यहां पर पूछा गया कि जो लेखक है अपने मित्र के साथ कहां बैठा रहता है। ऑप्शन दिया गया रायपुर के किसी सड़क पर, इलाहाबाद के किसी सड़क पर, हरिद्वार के किसी सड़क पर, नैनीताल के किसी सड़क पर। तो सही जवाब हो गया यहाँ पर ऑप्शन डी, नैनीताल के किसी सड़क पर वो बैठा हुआ या फिर वहां पर बैठकर रहता था और अपने मित्र से बातचीत करता था। अगला प्रश्न है कि परिंदे कहानी की नायिका लतिका किस स्कूल में शिक्षिका है?
ऑप्शन दिया गया कोलकाता के कॉन्वेंट स्कूल में, मध्य प्रदेश के कॉन्वेंट स्कूल में, नागपुर के पब्लिक स्कूल में, कुमायूं के कॉन्वेंट स्कूल में। सही जवाब है ऑप्शन डी, कुमायूं के कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षिका के तौर पर है लतिका। किस कहानी से है? परिंदे। परिंदे कहानी को हिंदी में नई कहानी के प्रथम कहानी के तौर पर माना जाता है। और किसने माना है, ये सभी तथ्य आप अपने दिमाग में रखे होंगे। बिल्कुल कई विद्यार्थियों के दिमाग में तथ्य उमड़ते घुमड़ते हुए जरूर आ रहे होंगे। अगला प्रश्न है, चीफ की दावत में चीफ किसके घर दावत पर जाता है? चीफ की दावत कहानी जो कि वृद्धों की उपेक्षा पर आधारित है। और ये आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के बीए के पाठ्यक्रम में इस कहानी को रखा गया है। जब मैं वहां पर बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा था तो इस कहानी को हमने काफी दिल से पढ़ाया हुआ था। जो भी विद्यार्थी मुझसे बीए में पढ़े होंगे, अगर यहाँ पर जुड़े होंगे तो बातें याद आ गई होंगी। मैं बार बार उन लोगों को बताता था कि श्यामनाथ शामनाथ, ठीक है, उन लोगों को मैंने रटा दिया था कि शामनाथ इस कहानी का पात्र है, न कि श्यामनाथ है। आप देख रहे हैं कुछ प्रश्न भी वैसे ही बनाया गया, हालांकि यहाँ पर श्यामानाथ लिखा हुआ है, लेकिन श्यामनाथ और शामनाथ होता तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते। तो ये तो रही छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के हवाले से मेरी यादें। लेकिन अब हमारे सारे विद्यार्थी बहुत ज्यादा हो गए, पूरे भारतवर्ष से लोग जुड़े हुए हैं, तो अलग अलग परीक्षाओं में अगर आप शामिल होते हैं तो इन छोटी छोटी चीजों को जरूर आप ध्यान में रखिए कि पात्रों का सही नाम क्या है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, श्यामनाथ के घर चीफ दावत पर आते हैं। और क्या क्या उस कहानी बड़ी जबरदस्त तरीके की है, जरूर आप समय निकालकर पढ़िए। अगला प्रश्न है, गफूर ने कहा आप बेफिक्र रहें पेक्टस, मैं अपने मकान यानी पत्नी को भी भेज दूंगा खिदमत के लिए। किस कहानी की उक्ति है? ऑप्शन दिया गया है राही, राजा निर्वंशिया। यहां पर मैंने देखा कि सीजी में काफी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, तो आगे जरूर एक्सपर्ट्स या फिर जो भी प्रिंटिंग प्रेस है वो इस चीज को ध्यान में रखेगा, क्योंकि जानते हैं कि छोटी छोटी मात्रात्मक त्रुटियों के आधार पर भी विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत उत्तर देकर आते हैं। इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन दिया गया था राही, राजा निर्वंशिया, कानों में कंगना, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, यहां पर आप देखेंगे स्पेलिंग मिस्टेक्स जारी है। गैंग्रीन, गैंग्रीन कहानी में मालती के पति का नाम यहां पर होना चाहिए था, क्या था? ऑप्शन है रामेश्वर, सोमेश्वर, कामेश्वर, महेश्वर। मालती के पति का नाम यहां पर होना चाहिए, इस पे आप क्लेम कर सकते हैं। जो भी विद्यार्थी छत्तीसगढ़ सेट में बैठे हुए थे वो इस प्रश्न को क्लेम में डाल सकते हैं, आपत्ति लगा सकते हैं। यहाँ पर पति होना चाहिए, ठीक है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है जो कि मात्रात्मक त्रुटि से ही प्रभावित है, कोसी का घटवार। कोसी शब्द इस तरीके से कहानी में लिखा गया है, कोसी का घटवार कहानी में गुसाई कितना आटा लक्ष्मा के आटे में मिला देता है। जब आप कहानी पढ़ेंगे शेखर जोशी की कोसी का घटवार, तो इसमें गुसाई और लक्ष्मा के प्रेम का वर्णन किया गया है, जो एक दूसरे से पिछले 15 वर्षों से परिचित थे। हालांकि गुसाई चला जाता है लेकिन लक्ष्मा वहीं रहती है, बाद में इन सबकी मुलाकात होती है। गुसाई अपने गुसाई जो कि आटा चक्की चलाता है वहां पर लक्ष्मा जाती है, कितना आटा मिला देता है, यहां पर सवाल पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया 5 सेर आटा, 1 सेर आटा, 3 सेर आटा, 2 ढाई सेर आटा। सही जवाब है ऑप्शन डी, 2 ढाई सेर आटा मिला देता है। बड़ा ही सूक्ष्म तरीके से सवाल पूछा गया है, जब तक आप कहानी को बेहतरीन ढंग से नहीं पढ़ेंगे शायद इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। अगला प्रश्न है, महाभोज नाटक में जिस गांव में घटना घटित होने का उल्लेख किया गया है उसका नाम है सरोहा, कलछी, रामपुर, अकोला। महाभोज नाटक में कौन सा गांव है? सही जवाब है ऑप्शन ए सरोहा गांव, ठीक है। अकोला का भी संबंध है, आप कमेंट करके होमवर्क नंबर 2 बताएंगे कि अकोला मनु भंडारी ने अपने किस रचना में इस गांव का जिक्र किया हुआ है। अकोला का संबंध मनु भंडारी से है। यहाँ पर महाभोज में जिस गांव का उल्लेख किया गया है वो है सरोहा गांव। अगला प्रश्न है, यह नाटक हमारी स्वाधीनता की तलछट का चित्र है, वह तलछट जो समय बीतने के साथ गहरी होती गई है। यह कथन किस नाटककार द्वारा अपने नाटक के संबंध में कहा गया है? ऑप्शन दिया गया है शर्षरलाल सक्सेना बकरी, मनु भंडारी महाभोज, शंकर शेष एक और द्रोणाचार्य, धर्मवीर भारती अंधायुग। तो ये बात
किसने किस नाटक में कही हुई है हमें बताना है। सही जवाब है ऑप्शन ए, सर्वश्वर दयाल सक्सेना ने अपने बकरी नाटक में इस बात को कहा है। अगला प्रश्न है जो कि पूछा जा रहा है, रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी को किसे उपहार में देने के लिए तैयार हो जाता है। ऑप्शन दिया गया है शिखर स्वामी, शकराज, यमनराज, चंद्रगुप्त। रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी को किसे उपहार में, इसी में लिखा गया है कि जो स्त्री है वो उपहार की वस्तु नहीं है, और बड़ा ही महत्वपूर्ण ये पूरा पैराग्राफ है अगर आपने ध्रुव स्वामिनी नाटक को पढ़ा होगा। सही जवाब है ऑप्शन बी, शकराज को। अगला प्रश्न है कि अंधेर नगरी के किस दृश्य में बाजार का चित्रण हुआ है। अंधेर नगरी को हमने लाइन बाय लाइन यूजीसी नेट के दौरान पढ़ाई थी। आप देखेंगे कि जो भी इस चैनल पर चीजें बताई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, या फिर आपको मोटिवेशन के तौर पर प्रस्तुत की जाती हैं, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि कहीं भी किसी भी एग्जाम में काम में आ सकती हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, दूसरे अंक का जो दृश्य है वो बाजार का। ठीक है, दूसरा दृश्य जो है, सॉरी, दूसरा दृश्य बाजार का दृश्य है। अगला प्रश्न है, यह कटु अनास्था भी अपने चरणों में स्वीकार करो, आस्था तुम लेते हो, लेगा अनास्था कौन। यह कथन अंधा युग के किस पात्र का है। संजय, याचक, विदुर, अश्वत्थामा। तो यह बात किसने कही। सही जवाब है ऑप्शन सी, विदुर ने इस बात को कही है कि यह कटु अनास्था भी अपने चरणों में स्वीकार करो, आस्था तुम लेते हो, लेगा अनास्था कौन। आस्था अनास्था की बात अंधा युग में कही गई है, और किसने कहा है, विदुर ने कहा। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि राजनीति और साहित्य की टकराहट तथा राजसत्ता बनाम सृजनात्मकता किस नाटक की केंद्रीय विषय वस्तु है। बड़ा ही महत्वपूर्ण नाटक है। ऑप्शन दिया गया सिंदूर की होली, आषाढ़ का एक दिन, महाभोज, अंधा युग। राजनीति और साहित्य की टकराहट के साथ ही राजसत्ता और सृजनात्मकता का जो द्वंद्व है वो किस नाटक में है। सही जवाब है ऑप्शन बी, आषाढ़ का एक दिन। जो भी विद्यार्थी जेएनयू में विद्यार्थी इस समय एमए के होंगे, उसमें कई बार सेमिनार और टर्म पेपर लिखने के लिए जो भी हमारे टीचर हुआ करते थे उस जमाने में, प्रोफेसर रमन प्रसाद सिन्हा, उन्होंने राजसत्ता बनाम सृजनात्मकता पे हम लोगों को टर्म सेमिनार पेपर दिया हुआ था। अभी भी हो सकता है यह प्रश्न जारी हो, तो कहीं ना कहीं प्रश्नों के माध्यम से ही एग्जाम में कुछ प्रश्न दिखाई पड़ जाते हैं और तुरंत वो दिन भी याद आ जाता है। आषाढ़ का एक दिन कालिदास के हवाले से ही बात की गई हुई है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, दो आदमी जितना ज्यादा साथ रहें, एक हवा में सांस लें, उतना ही ज्यादा अपने को एक दूसरे से अजनबी महसूस करें। कथन आधे अधूरे नाटक के किस पात्र का है। बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है कि दो आदमी जितना ज्यादा साथ रहें, एक हवा में सांस लें, उतना ही ज्यादा अपने को एक दूसरे से अजनबी महसूस करें, जिससे कि संबंधों में हमेशा ताजगी महसूस होती रहे। किस पात्र का एक कथन है। ऑप्शन दिया गया है स्त्री, पुरुष, बड़ी लड़की, छोटी लड़की। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, बड़ी लड़की का ये कथन है आधे अधूरे से। किसका नाटक है, कब प्रकाशित हुआ था, ये सारी चीजें आप अपने दिमाग में जरूर रखे होंगे। कार्नेलिया किस नाटक की पात्र है। ऑप्शन दिया गया है स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु। कार्नेलिया जैसा कि आप जानते हैं कि इस चंद्रगुप्त नाटक की प्रमुख पात्र के तौर पर है, यहाँ तक कि नायिका के श्रेणी में भी इसको रखा जाता है, और इसका एक गीत काफी प्रसिद्ध है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। तो कार्नेलिया जो कि विदेशी पात्र होने के बावजूद भारत देश से प्रेम करती है, और उसके बारे में उसका एक गीत काफी फेमस है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अंजो दीदी नाटक के दोनों अंकों के बीच कितने वर्ष का अंतराल उल्लिखित है। ऑप्शन दिया गया है 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। अंजो दीदी नाटक जो यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगा है, सीजी सेट के सिलेबस में भी है, उपेंद्रनाथ अश्क का यह नाटक है। शुरुआत में ही आप देखेंगे तो बताया गया कि दोनों अंकों के बीच 20 वर्ष का अंतराल है। ठीक है, कहीं इसको आपको खोजने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास मूल टेक्स्ट होगी, बुक होगी, तो आप देखेंगे कि शुरू में ही इसकी चर्चा उपेंद्रनाथ अश्क ने की है कि अंजो दीदी नाटक के दोनों अंकों के बीच 20 वर्ष का अंतराल है। अगला प्रश्न है, महाभोज नाटक में कुल कितने दृश्य हैं। 7, 8, 11, 12।
महाभोज नाटक जो कि मन्नू भंडारी का है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये उपन्यास भी है और बाद में इसका नाट्य रूपांतरण भी किया गया है, जिसको कि हम यूजीसी नेट के सिलेबस में महाभोज नाटक के नाम से पढ़ रहे हैं। इसमें अंकों की बात नहीं की गई है बल्कि दृश्यों की बात की गई, इसको आपको ध्यान में रखना है। पूछा गया कि कुल कितने दृश्य हैं, सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, 11 दृश्य महाभोज नाटक में दिखाए गए। अगला प्रश्न है, कुबेरनाथ राय के निबंधों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुमेलित कीजिए। विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय के निबंध अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ पर भी देखिए सवाल पूछ लिया गया है, निबंधों के नाम दिए गए हैं और दूसरे तरफ प्रकाशन वर्ष है। प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, निषाद बांसुरी। यहाँ पर आप देखिए सीजी सेट के पेपर में मात्रात्मक त्रुटियां कई जगहों पर पाई गई हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रिया नीलकंठी में भी गलत लिखा गया है। और अगर इसके हम प्रकाशन वर्ष की बात करें तो देखा जाए तो यहाँ पर जो प्रिया नीलकंठी है इसका प्रकाशन वर्ष सही मायने में 1968 होना चाहिए था। रस आखेटक 1970 में, ठीक है। पहले इसको हम मिला लेते हैं, फिर आप देखेंगे कि कहाँ पर गड़बड़ी की गई है, या फिर मोटे तौर पर भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो एक तरफ पेपर बनाने वालों का प्रकाशन वर्ष है, दूसरी तरफ जो मेन बुक्स हैं उनमें जो प्रकाशन वर्ष दिया गया है उसके आधार पर हमने लिख दिया है। अब हम मिलान करते हैं कि प्रिया नीलकंठी का जो ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए चौथा ऑप्शन 1969, यानी कि ए का 4। रस आखेटक का होना चाहिए 1971, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको बी मान लेते हैं। गंधमादन का होना चाहिए 1973, यानी कि 1972 जो दिया गया यहाँ पर। और निषाद बांसुरी का होना चाहिए था, या फिर गंधमादन का हम एक भी कर सकते हैं यहाँ पर क्योंकि दिया गया है। निषाद बांसुरी का 1974 दिया गया तो इसको 73 में हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो कूट बन रहा है, कूट के हिसाब से इसका जो सही जवाब हो रहा है वो ऑप्शन ए हो रहा है। ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3 हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब है, हालांकि आप चाहें तो इस पे क्लेम भी कर सकते हैं क्योंकि प्रकाशन वर्ष का थोड़ा बहुत हेर फेर इसमें किया गया है। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जातीय संस्कारों को ही संस्कृति कहते हैं। संस्कृति शब्द का संबंध संस्कार से है जिसका अर्थ संशोधन करना, उत्तम बनना, परिष्कार करना है। हमारे यहाँ की आध्यात्मिकता मन और बुद्धि से परे जाती है, वह आत्मा का साक्षात अनुभव करना चाहती है। हमारी रहन सहन, पोशाक आदि सभी बातें जातीय परिस्थिति, देश के वातावरण और देश की भावनाओं से संबंधित नहीं है। हमें बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। आप देख रहे हैं कि जो ऑप्शन ए है सही है। आगे की परीक्षा के लिए जरूर ध्यान में रखिए इसको। जातीय संस्कारों को ही संस्कृति कहते हैं, ठीक है। सही जवाब ऑप्शन ए है। संस्कृति शब्द का संबंध संस्कार से है और अर्थ उसका बताया गया संशोधन करना, उत्तम बनना और परिष्कार करना, ये भी बात सही है। हमारे यहाँ की आध्यात्मिकता मन और बुद्धि से परे जाती है, वह आत्मा का साक्षात अनुभव करना चाहती है, ये भी बात सही है। और यहाँ पर बताया गया कि हमारी रहन सहन, पोशाक आदि सभी बातें जातीय परिस्थिति, देश के वातावरण और देश की भावनाओं से संबंधित नहीं है। यहाँ पर नहीं देकर इस ऑप्शन को गलत ठहरा दिया गया, जबकि संबंध क्या है से। तो यहाँ पर सही जवाब हो गया ऑप्शन डी प्रश्न के अनुसार। अगला प्रश्न है, संवाद और एकालाप के निबंधकार कौन है, या फिर उनका नाम बताइए। ऑप्शन दिया गया अशोक वाजपेयी, मलयज, रमेश कुंतल मेघ, रमेश चंद्र शाह। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, मलयज ने निबंध लिखा संवाद और एकलाप, ठीक है। यहाँ पर एकालाप होना चाहिए था। तो कुछ कुछ मात्रात्मक त्रुटियां हैं जिनको कि नजरअंदाज करके आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन अगर हम हिंदी विषय की बात करें तो ये अक्षम्य है, इनको क्षमा नहीं किया जा सकता। प्रूफ रीडिंग जरूर करना चाहिए एक बार। मलयज की पुस्तक का नाम है संवाद और एकालाप, ठीक है। और मलयज अच्छे आलोचकों में माने जाते हैं, हालांकि इनको बहुत ज्यादा उम्र नहीं मिली थी, कम समय में ही अच्छा काम किए थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर जो कि आपके लिए नया हो सकता है, इसको अपने नोटबुक पे जरूर आप नोट कर सकते हैं। निम्न रचनाओं को उनके रचनाकार से सुमेलित कीजिए। रचनाएं दी गई हैं, रचनाकार सफर सुहाने, क ख ग, साहित्य समाज का दर्पण है, चैत चित मन महुआ। ये सभी रचनाएं आप देख रहे हैं कि नई है एक तरीके से। हालांकि यूजीसी नेट में लिखा गया कि सन 2000 तक की ही रचनाएं पूछी जाएंगी। सफर सुहाने नाम की जो रचना है
इसकी लेखिका है पुष्पा भारती। ए का 4 हो गया। क ख ग की रचनाकार है मृदुला गर्ग। ए का 3। साहित्य समाज का दर्पण है रचना यादव। इसकी लेखिका है चैत चित मन महुआ नाम की जो रचना है, इसके रचनाकार हैं नीरजा माधव। यानी कि सभी रचनाकार क्या है, स्त्री हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखिए कि स्त्री प्रधान एक क्वेश्चन रहा। ठीक है, सही जवाब इसका जो यहाँ पर हो रहा है ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। इस तरीके से इसका जो सही जवाब है, अगर हम यहाँ तक पहुंचे सही जवाब तक, तो आप इसको मिलान कीजिए। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। नीचे का ऑप्शन है ऑप्शन डी। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 हो गया। अगला प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया कि सच कहा जाए तो आर्य संस्कृति की सुंदरता के अहंकार पर चोट करने के लिए ही अशोक के फूल लिखा गया है, प्रकृति वर्णन के लिए नहीं। उक्त पंक्ति किस निबंध से ली गई? संस्कृति और सौंदर्य, अशोक के फूल, उठ जाग मुसाफिर, मजदूरी और प्रेम। तो यहाँ पर टक्कर दो ही ऑप्शन में है। अगर आप पढ़कर जाएंगे तो सही जवाब बता देंगे कि संस्कृति और सौंदर्य नाम का जो निबंध है, जो कि नामवर सिंह द्वारा लिखा गया है, उसमें इस बात को कहा गया है कि सच कहा जाए तो आर्य संस्कृति की सुंदरता के अहंकार पर चोट करने के लिए ही अशोक के फूल लिखा गया। सही मायने में अशोक के फूल के जो लेखक हैं वो तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, लेकिन संस्कृति और सौंदर्य नामक निबंध में नामवर सिंह ने इसका जिक्र किया हुआ है, जो कि यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है और सीजी सेट के सिलेबस में भी है। जैसा कि हमने बहुत पहले बताया था कि सेट और नेट के सिलेबस में बहुत अंतर नहीं है, एकदम हुबहू कॉपी किया गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें सही नहीं है पर जोर देना है। ऑप्शन दिया गया कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। इस कथन से ही आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है, और जो निबंध है उनका कविता क्या है से सीधे सीधे उठा लिया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, यूजीसी नेट के दृष्टिकोण से यह प्रश्न तो महत्वपूर्ण है ही, सीजी सेट की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इंटरव्यू के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार सीधे सीधे परीक्षाओं में या फिर इंटरव्यू के समय पूछ लिया जाता है कि कविता क्या है, कि परिभाषा बताइए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो कम से कम आपको इतना दूर याद करके जाना पड़ेगा। तो ये कथन क्या है यहाँ पर सही है। अगला कथन है कि काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं दो चीजें हैं, अर्थ ग्रहण है और बिंब ग्रहण है। किसी भी कविता का हम अर्थ ग्रहण करते हैं, अर्थ ग्रहण करने के साथ साथ हमारे सामने उस कविता का बिंब भी उभरता है। जैसे मैं एक कविता का उदाहरण दूं, अकाल और उसके बाद। छोटी सी कविता है, हमने काफी बार इसकी चर्चा भी की है और आपके सिलेबस में भी है। अकाल और उसके बाद, उस कविता में आप देखेंगे कि अर्थ ग्रहण भी आपको दिखाई पड़ेगा और साथ में बिंब भी आपके सामने उपस्थित होगा कि अकाल के पहले की क्या स्थिति है और अकाल के बाद की क्या स्थिति है। तो ये भी बात यहाँ पर क्या हो गई, सही हो गई। अगली बात कही गई कि कविता में भाषा की सब शक्तियों से काम नहीं लेना पड़ता। सब शक्तियों या फिर यहाँ पर शब्द शक्तियों होना चाहिए। ठीक है, तो ये कथन क्या यहाँ पर गलत है। भाषा, कविता में भाषा की शब्द शक्तियों से काम नहीं लेना पड़ता, ये तो बिल्कुल गलत है। शब्द शक्तियों के माध्यम से ही कविता अपने सुंदरता को प्राप्त करती है, सौंदर्य को प्राप्त करती है। तो ये कथन बिल्कुल गलत हो गया। इस तरीके से प्रश्न के अनुसार सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। और आगे के लिए ध्यान में रखिए, शुक्ल जी का एक कथन है, कविता तो भाव प्रसार द्वारा कर्मण्य के लिए कार्य क्षेत्र का और विस्तार कर देती है। यह कथन भी सही है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं इन तीनों कथनों में, इन चारों कथनों में सी जो कथन है वो गलत है, बाकी जितने भी कथन है वो सही है। मान लीजिए आप यूजीसी नेट के एग्जाम में बैठते तो वहां पर कूट बन जाता ए बी और डी, सही वाला कथन पूछ लेता। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी एग्जाम आप देने जाइए, पैटर्न चेंज हो सकते हैं लेकिन प्रश्न चेंज नहीं हो सकते हैं, जिस पर कि मैं बार बार जोर देता हूं, इसलिए आप उसको गंभीरता से लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि भारत की उन्नति कैसे हो सकती है। यहाँ पर देखिए नाम भी इसका गलत लिख दिया गया, इस पे भी क्लेम कर सकते हैं आप, क्योंकि एक एक नंबर का यहाँ पर महत्व है। भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, निबंध का प्रकाशन वर्ष हमें बताना। यहाँ पर होना चाहिए था भारतवर्षो उन्नति, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए आप किस तरीके से लेजीनेस दिखाया गया है, आलसपन दिखाया गया, प्रूफ रीडिंग भी नहीं की गई है। लेकिन आप सभी आगे की परीक्षाओं में भी बैठेंगे तो भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है, जो कि बलिया में सन 1884 ईस्वी में ददरी मेला में उन्होंने भाषण के तौर पर दिया हुआ था। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है, पूछा गया कि वास्तव में सृजन संपृक्त, सावधान, सतर्क, सचेत और कर्मठ जीवन जो हम जीते हैं वह है 30 और 40 के बीच। उपयुक्त कथन किस निबंध से उद्धृत है? प्रिय विद्यार्थियों, ये कथन हमारे और आपके जीवन से भी जुड़ा हुआ है। कहा गया कि वास्तव में अगर आप कोई सृजनात्मक काम करना चाहते हैं, सावधानी बरतना चाहते हैं, मतलब कि अलर्ट होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, सतर्क रहना चाहते हैं, सचेत रहना चाहते हैं और कर्मठ जीवन जीना चाहते हैं, तो ये जो आपके उम्र का 30 और 40 साल है उसी के बीच का है। इसके बाद आप अगर कुछ प्राप्त भी कर रहे हैं तो केवल वो आदर्श पेश कर सकते हैं, बाकी बहुत समय आपके पास नहीं रहेगा। तो देखिए, जो भी विद्यार्थी यहाँ पर 30 से 40 के बीच में है, अभी उनको हताश निराश नहीं होना है। इस कथन से एक मोटिवेशन लेना है। कौन कहता है कि केवल 8-9 मिनट का मोटिवेशन वीडियो देखने से ही मोटिवेट होते हैं? क्वेश्चंस भी आपको मोटिवेट करते हैं। प्लीज इसको आप गंभीरता से लीजिए और देखिए, इसको बार बार आप पढ़िए। पूछा गया कि ये कथन जो है किस निबंध से लिया गया? ऑप्शन दिया गया शिवमूर्ति, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, दिल्ली दरबार दर्पण, उत्तर फाल्गुनी के आसपास। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, उत्तर फाल्गुनी के आसपास जो निबंध है उसी से इस कथन को लिया गया। अगला प्रश्न है कि इनके निबंधों के प्राण भारतेंद्र युग के हैं, शरीर द्विवेदी युग का है। बाल मुकुंद गुप्त के विषय में यह उक्ति किस आलोचक ने कही है? ऑप्शन दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयनाथ नलिन, रमेश कुंतल मेघ, राहुल साकृत्यायन। हमें बताना है कि बाल मुकुंद गुप्त का मूल्यांकन करते हुए किसने कहा कि इनके जो निबंध है भारतेंद्र युग के प्राण है और द्विवेदी युग के शरीर है। कितनी बड़ी बात कही जा रही है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, और उसका जो प्राण है, प्राण और शरीर, जिसको कि हम कई बार प्राण को मन से भी जोड़ देते हैं या फिर उसको प्राण ही माना जाए, और शरीर, शरीर क्या है? द्विवेदी युग है और प्राण क्या है? भारतेंदु। तो जैसा कि आप जानते हैं कि शरीर के अपेक्षा प्राण का महत्व ज्यादा है। अगर प्राण ही नहीं रहेगा तो शरीर क्या होगी? उसका कोई मतलब नहीं। यानी कि बाल मुकुंद गुप्त जिनको कि हम द्विवेदी युग में मानते हैं, लेकिन उन्होंने अपने निबंधों का आधार कहां से लिया है? भारतेंदु युग से लिया है। बहुत चिंतन मनन करने के बाद भी किसी ने, आलोचक ने इस बात को कही है। किसने कही है? यहाँ पर आप देख रहे हैं, सही जवाब है ऑप्शन बी, जयनाथ नलिन। हालांकि इनका नाम आप बहुत कम सुनते हैं, लेकिन कई बार जो कम चर्चित होते हैं वो ज्यादा घातक हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जयनाथ नलिन का कहना है कि बाल मुकुंद गुप्त के जो निबंध हैं भारतेंदु युग के प्राण है और द्विवेदी युग का शरीर है। अगला प्रश्न है, समकालीन हिंदी निबंध पुस्तक किस प्रकाशन से प्रकाशित हुई है? ऑप्शन दिया गया वाणी प्रकाशन, साहित्य मंडल प्रकाशन, ज्ञानपीठ प्रकाशन, हरियाणा साहित्य अकादमी, चंडीगढ़। तो देखिए, पहली बार इस तरीके का प्रश्न देख रहे हैं कि जो प्रकाशन पर केंद्रित है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको याद आ गया होगा कि हमने प्रेमचंद जयंती के अवसर पर प्रकाशन और प्रकाशकों पर भी थोड़ा सा सवाल उठाया हुआ था, और देखिए ये सवाल भी यहाँ पर पूछ लिया गया है। कम से कम इस प्रश्न के बहाने आप उन चुनिंदे प्रकाशन संस्थानों को समझ गए होंगे कौन कौन है। इसमें दो और का नहीं दिया गया है, राजकमल प्रकाशन, लोक भारती प्रकाशन, वो भी चर्चित प्रकाशनों में से एक है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हरियाणा साहित्य अकादमी चंडीगढ़ द्वारा प्रकाशित है समकालीन हिंदी निबंध। अगला प्रश्न है, एक कहानी यह भी रचना में लेखिका के मां की क्या विशेषता थी? वह धार्मिक स्वभाव की थी, नास्तिक स्वभाव की, विद्रोही स्वभाव की, डरपोक स्वभाव की? तो एक कहानी अभी यानी कि मन्नू भंडारी की माताजी का यहाँ पर एक तरीके से स्वभाव पूछा गया है। सही जवाब है ऑप्शन ए, वह धार्मिक स्वभाव की महिला थी। हालांकि जब आप इस रचना को पढ़ेंगे तो इसमें मन्नू भंडारी ने अपने पिताजी के बारे में लिखा है कि ये लोग जैन परिवार से संबंध रखते थे, लेकिन पिताजी इनके थोड़ा खड़ूस थे, वो बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं जाते थे। लेकिन जब भी इनकी माताजी को महिलाओं का साथ मिलता था, अक्सर आपने देखा होगा, ये सावन का महीना चल रहा है जब हम आप सभी से चर्चा कर रहे हैं, या फिर कोई खास तिथि होती है जिसमें कि ये माना जाता है कि पूरे पापों को आप धुल सकते हैं, तो लोग गंगा और अपने चुनिंदा जो भी विश्वासी नदियां हैं वहां पर जाकर नहाते धोते हैं और मानते हैं कि अब हम पुण्य को प्राप्त कर लिए हैं। तो महिलाएं इसमें ज्यादातर आप देखेंगे शामिल रहती हैं। अक्सर आप देखते हैं ट्रेन इत्यादि में, बस में जाते हैं तो महिलाएं भरी रहती हैं, और घटनाएं भी हुई थी अभी हाल फिलहाल में। एक बाबा जी के धूल का स्पर्श करने के लिए महिलाएं ही ज्यादा उसमें शहीद हुई थी, या फिर मैं कहूँ कि उससे प्रभावित हुई थी। कुल मिलाकर इसका जो सही जवाब है कि मनु भंडारी की माताजी जब भी महिलाओं का साथ पाती थी, संग पाती थी, तो साल भर में एक दो बार वो जरूर
धार्मिक जगहों पर जाती थी। अगला प्रश्न है, माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? एक विद्यार्थी ने मुझे व्हाट्सएप किया कि सर ये किस विधा की रचना है, आप बताइए। देखिए यहाँ पर इसका सही जवाब यहाँ पर मैं बता दूंगा। ऑप्शन दिया गया संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा। वैसे तो देखेंगे आप तो माटी की मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि ये शब्द चित्र संग्रह, ठीक है, सही मायने में इसका जवाब तो ये होना चाहिए, लेकिन इस प्रश्न के मुताबिक ये रेखा चित्र के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न है, फाइल चलने लगी, फाइल चलती रही, इसी में आधा दिन गुजर गया, दोपहर को खाने पर दबे हुए आदमी के गिर्द बहुत भीड़ हो गई, लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, कुछ मनचले क्लर्कों ने मामले को अपने हाथ में लेना चाहा। उक्त कथन किस पुस्तक का अंश है? ऑप्शन दिया गया है आप हुदरी, जामुन का पेड़, एक कहानी अभी, आवारा मसीहा। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, जामुन का पेड़, जो कि कृष्णचंद्र द्वारा लिखा गया है। तो उसमें भ्रष्टाचार के बारे में पूरी चर्चा की गई है। हालांकि ऑप्शन आप देखेंगे तो बहुत तगड़े मुकाबले वाले ऑप्शन नहीं दिए गए। अगर यहीं पर भोलाराम का जी होता तो शायद थोड़ा सा यहाँ पर मुकाबला होता। फिर भी सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अगणित उन्मादों के क्षण है, अगणित अवसादों के क्षण है, प्रस्तुत पंक्ति किस आत्मकथा से ली गई? बसेरे से दूर, क्या भूलूं क्या याद करूं, आप हुदरी, नीड़ का निर्माण फिर से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तीन जो आत्मकथाएं दी गई हैं वो सभी हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई हैं। एक आत्मकथा आप हुदरी, जैसा कि आप जान रहे हैं कि रमणिका गुप्ता की है। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है, सही जवाब है ऑप्शन बी, क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा से इन पंक्तियों को लिया गया है। अगला प्रश्न है, भोलाराम का जीव कहां अटका था? कार्यालय में, पेंशन की फाइल में, साहब के कमरे में, घर में। भोलाराम का जीव कहां पर अटका हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन बी, पेंशन की फाइल में अटका हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया कि एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध ने स्तंभ के रूप में सबसे पहले किस पत्रिका में प्रकाशन हेतु भेजी थी? बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि मैंने मुक्तिबोध पर पीएचडी की हुई है, तो मुझे वो भी दिन याद आ जाता है कि किस तरीके से हमने इन रचनाओं को पढ़ा था। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया कि एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध ने स्तंभ के रूप में, शुरुआत में पुस्तक के रूप में नहीं रही थी, बल्कि छोटे छोटे आलेख लिखा करते थे, बाद में पुस्तक के रूप में आ गई है, जिसको कि डायरी नाम दिया गया यहाँ पर। सबसे पहले नया खून नामक एक साप्ताहिक पत्र था, उसमें इसका प्रकाशन हुआ, बाद में वसुधा में प्रकाशन शुरू हो गया। तो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि लेखक के अनुसार माटी की मूर्तें में क्या चीज है? आप जब माटी की मूर्तें पढ़ेंगे तो राम वृक्ष बेनीपुरी ने पहले ही पेज पर लिखा हुआ है कि न खूबसूरती है न रंगीनी है, जो कुछ बचा है उसमें जिंदगी की बात उन्होंने की है। सही जवाब है ऑप्शन सी, ठीक है। लेखक के अनुसार माटी की मूर्तें में क्या चीज है? जिंदगी, और जिंदगी को बताया गया कि वो माटी की मूर्तें हैं। तो आप लोगों को कहना चाहिए आई लव यू जिंदगी। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, दिनकर के मतानुसार निम्न में से संस्कृति के 4 अध्याय कौन कौन से हैं? आर्य, द्रविड़, मुस्लिम और अंग्रेजी प्रभाव, और इसी तरीके से ऑप्शन दिए गए। सही जवाब है ऑप्शन ए, ठीक है। अगला प्रश्न है, आप हुदरी में लेखिका पर किस वाद का प्रभाव पड़ा है? मार्क्सवाद, विखंडनवाद, फ्रायडवाद और अनुमितिवाद। तो सही जवाब है कि मार्क्सवाद का प्रभाव पड़ा है। आप हुदरी की लेखिका रमणिका गुप्ता अलग अलग समय में अलग अलग विद्वानों से मिलती हैं, खासतौर से उन्होंने रामविलास शर्मा का नाम इसमें लिया हुआ है। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर हो रहा है ऑप्शन ए हो रहा है। अगला प्रश्न जो कि आज का आखिरी प्रश्न और इस पूरे प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न है, प्रेमचंद घर में संस्मरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? ऑप्शन दिया गया 1936, 1940, 1944, 1945। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, 1944 ईस्वी में प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी द्वारा लिखा गया संस्मरण। हालांकि इसको हम जीवनी के तौर पर देखते हैं, प्रेमचंद की जीवनी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सीजी सेट में आए हुए क्वेश्चन पेपर पर चर्चा की। आप लोगों ने आत्मीयता के साथ देखा, और सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि प्रश्न को समझा भी कि किस तरीके से एक ही पाठ्यक्रम पर आधारित अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, और यही एक दूसरे के पूरक के तौर पर देखे जा सकते हैं। तो जहां आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, वहीं सीजी सेट या फिर इससे रिलेटेड जो भी सेट की परीक्षाएं हैं जिनमें यूजीसी नेट का सिलेबस लगा हुआ है, तो सभी का क्वेश्चन पेपर आप जरूर हल कीजिए, जिससे कि आप परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं और संपूर्णता में जा सकते हैं।
तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और जाते जाते मैं यही कहूँगा कि अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को भी इसके बारे में जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।